थ्योरम पढ़ चुके हो, 6 बाकी है। और इस 8 में से परीक्षा में आपको अगर सवाल प्रथम पाली में कोई एक थ्योरम आता है तो दूसरे पाली में एक थ्योरम जरूर आएगा। तो ये एकदम गारंटी के साथ मान के चलिए कि आपका प्रश्न जो है इस 8 थ्योरम में से एक आपका प्रथम पाली में रहेगा, एक द्वितीय पाली में, थेल्सपर में रहे, विलोम रहे, पाइथागोरस, आपको आगे पाइथागोरस भी पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग इसी में 6.3 समझते जा रहे हैं कि क्या होता है ये। इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ट्रिपल ए लिखा हुआ है। अब ट्रिपल ए का मतलब हुआ कौन कौन कौन। हमने आपको शुरू में ही, आप ये अध्याय जब शुरू किया था तो समरूपता के बारे में आपको बताए थे। अभी हम लोग समरूपता शुरू में भले ही थोड़ा बहुत समझे थे, अब यहाँ से शुरू हो रहा है एकदम डिटेल कहानी तुम्हारा समरूपता वाला बात। 6.1 में हल्का फुल्का समझे थे कि अगर 2 गो समबाहु त्रिभुज हो तो समबाहु त्रिभुज में सब कोण 60-60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण अगर 60-60 डिग्री है तो इसमें भी तो 60-60 होगा। अगर सब 60-60 कोण होगा तो हम इस चीज को समरूप बोलते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है, बड़ रहे चाहे छोट रहे। और अगर दोनों त्रिभुज का भुजा का लंबाई बराबर रहता, कोण भी बराबर रहता, तो वो समरूप भी कहलाता और सर्वांश भी कहलाता। इतना बात तो सबको क्लियर होगा। सर्वांश मतलब पूरी तरह से बराबर, और समरूप का मतलब छोट बड़ कुछ भी चलेगा, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोण बराबर होना चाहिए। कोण बराबर तो समरूप। बोलो, इतना बात तो मालूम है। आज पहली बार एक थ्योरम पढ़ने हम जा रहे हैं जो समरूपता से संबंधित है, और वही चीज जो हम पहले पढ़े थे वही चीज है और कुछ नहीं। कह रहा है कि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें आपको गिवन वाला मैटर समझना है, क्योंकि हर थ्योरम में एक गिवन होता है और एक आपका प्रूफ करने वाला पार्ट होता है। इसे आप एक ऐसे नज़र से देखिए कि हम सवाल में क्या कह रहा है, आप एकदम सोचने का प्रयास करिए, दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए ठीक से, 2 त्रिभुज हैं, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण बराबर, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर अगर हो तो यहाँ से लाइन चेंज हो रहा है, यानी कि ये हमारा गिवन है। समझ में आया? ये वाला पार्ट गिवन है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी समानुपाती। तो संगत भुजा मतलब AB के जैसा कौन है? AB के जैसा DE है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि AB के जैसा DE है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को लग रहा है? सब लोगों को लग रहा है कि जैसा AB है वैसा DE है। ऐसा क्यों लग रहा है, मैं उसका आंसर दे रहा हूं, और उस पक्ष में कितना लोग हैं वो लोग हाथ उठाएंगे। आप क्या समझ के इसका आंसर बोले हैं, मैं वही बात, क्या कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि बाएं तरफ AB है तो बाएं तरफ DE है, इसी तरफ AB है तो इसी तरफ DE है, इसीलिए ये संगत है? क्या यही कारण सोच करके आप बोले हैं कि AB DE के बराबर है? ऐसा कितना लोग सोच रहा है, वो लोग हाथ उठाए। जिन्हें ये लग रहा हो कि हाँ ये बाएं तरफ है तो ये भी बाएं तरफ है, इसके लिए हाथ उठाइए। क्या? 4। आप भी सोच रहे हैं, वेरी गुड। अब जो नहीं सोचा है उसमें से कोई एक आदमी खड़ा हो जाओ। जैसे अभिषेक, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगा?
ये लोग जो बोल रहा है उस हिसाब से तुम नहीं सोचे हो, तो क्या सोचे हो? क्या लग रहा है कि ए बी डी के बराबर क्यों है, मैंने समानुपाती क्यों, एक जैसा क्यों? बराबर है। बराबर उसे कहते हैं कि फीट से मापें अगर, तो इसका लंबाई इसके लंबाई के बराबर आ जाए, तो फीट से मापिएगा तो बराबर आएगा, तो बराबर तो नहीं हुआ। किस हिसाब से सोचे हो? एक अच्छा मैथमेटिशियन बहुत गहराई तक सोचता है, केवल ऊपर से देखने से नहीं होगा। समझ में आया? बैठो। और कोई इससे अलग सोचा है इसमें? नहीं सोचे हो। चलो हम याद दिलाते हैं तुम्हें क्या सोचना था। हाँ बोलो। पी क्यू के बारे में तो सोचना ही नहीं है, डॉट डॉट लगा है, अलग से बनाया है इसमें। बैठिए, देखिए हम आपको कैसे, आप जैसे सोचे हो वैसे सब कोई सोचेगा, ठीक है? वैसे तुम्हें नहीं सोचना, क्योंकि सब कोई जैसा सोचेगा उस हिसाब से गलतियां उन लोगों से होगी, और तुम्हें कहाँ सावधानी बरतनी है। जिस तरह से तुम अभी आंसर बोले हो वैसे कभी नहीं आंसर बोलना है। हो सकता है कि ए बी के जैसा डी ये बाएं तरफ है तो ये भी बाएं तरफ है, हो सकता है कि ये एक जैसे हैं, पर इसका आंसर बोलने का तरीका ये नहीं है कि ये बाएं तरफ है तो ये भी बाएं तरफ है, एक जैसा होगा, नहीं। इसका तरीका है कोण, सबसे इंपॉर्टेंट। हमने क्या बोला है? सी के बराबर कौन है? एफ। तो सी के सामने तीर चलाना है। तीर किसको लगा? ए बी को। तो इधर एफ के सामने तीर चलाना है, किसको लगा? डी ई। कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो समानुपाती होता है। अब सोचो, तुम्हारे सवाल में केवल इतना सा बात बोल देता कि कोण ए कोण एफ के बराबर है, बस थोड़ा सा मोड़ देता प्रश्न में। अब आप कहते कि सर ए बी के संगत डी ई है, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हम कभी भी संगत भुजा संगत कोण से पहचानते हैं। कोण से पता करेंगे कि संगत भुजा कौन है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अब बताओ, इसके हिसाब से ए बी के जैसा नहीं, ए बी के जैसा नहीं, ए है ना, ए के सामने कौन है? बी सी। तो बी सी के जैसा कौन? डी ई होगा, डी ई। क्यों? क्योंकि ए के सामने बी सी है, और कोण ए किसके बराबर है? एफ के। तो एफ के सामने कौन है? डी ई। इसलिए बी सी के जैसा कौन हुआ? डी ई। अब पहचानने आया? तुम्हें पहले जो लग रहा था वो कंफ्यूजन दूर हुआ? जो लगता है वैसा होता नहीं, जो जैसा होता है वैसा लगता नहीं। तो ध्यान रखना है, इसमें इसी बात का तो खेल है। नॉलेज बाबू लोग दो तरह का होता है। एक होता है सतत ज्ञान, समझ में आया? सतत ज्ञान ऊपर से चलते जाता है, और सतत ज्ञान के बाद अगर हम डीप नॉलेज, गहराई वाले ज्ञान का बात करें तो अंदर तक समझा जाता है। इसमें ऊपर से जो निकल गया सवाल बना के, वो कभी भी अच्छा सवाल नहीं बना पाएगा। मैथ में 90 के ऊपर मार्क्स अगर लाना है और 100 तक लाना है तो गहराई चाहिए, नॉलेज चाहिए, बढ़िया नॉलेज चाहिए, तब सवाल पर पकड़ होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम सही बना के आ गए, लेकिन घर आकर के जब आंसर की से मिलाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए एकदम गहराई से समझिए। देखिए यहाँ ए बराबर डी लिखा है, मतलब ए के जैसा कौन है? डी है। इसलिए ए के सामने वाला बी सी और डी के सामने वाला ई एफ ये समानुपाती होंगे। बात बुझाया? तो कभी भी ये ध्यान रखें कि कौन सा कोण है और कौन सी संगत भुजा है। बोलो, ये पहचानने आया कि नहीं? ये चीज़ मैंने क्या फर्स्ट क्लास में बताया था? याद आया? कुछ नहीं बताया था? चलो कोई बात नहीं, लेक्चर देख लेना, ज़रूर बताए होंगे, लेक्चर 1 में मौजूद होगा। आइए
हम आपको कुछ प्रश्न से रूबरू कराते हैं अभी थ्योरम बनाने से पहले, ताकि आपका कन्फ्यूजन और दूर हो जाए। आइए, ये आप देख पा रहे हो प्रश्नावली 6 और 3। इसमें फिगर में आप देखिए गौर से, आप बता सकते हो इस फिगर में, ये फिगर देख रहे हो, बता सकते हैं कि इसमें कौन भुजा किसके समानुपाती होगा, या फिर आप बताइए। एनएल किसके जैसा है? पीआर। क्यों? उसका कोण क्या है? ये 70 है। अब कितना लोग इसी को देख करके देखो तो यो बाएं साइड है कि नहीं? हाँ, यो बाएं साइड है, उतने लगभग लग रहा है झुका हुआ। यही तो देख के सब कोई गलती मार देगा, कहेगा कि वो एम किसके जैसा है? पी क्यू के जैसा। अब मजेदार बात क्या है कि 2.5 है तो 5 है, 2 गुना हो गया है। 5 है तो कितना हो गया है? 10। इस सब कोई देख के समझेगा कि वो समानुपाती तो है नहीं है। लेकिन बहुत कंफ्यूज करने वाला ये सवाल है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा ये नहीं बना पाएगा। तुम्हें यहाँ से इसका नस पकड़ना है। इस 70 है, 70 के सामने एन, तब यहाँ पे आपका 70 कौन है? क्यू। तो क्यू के सामने क्या होगा? पी आर। अब एकरा हिसाब से आपको देखना है। समझ में आया? तो ऐसे प्रश्न को कोण से ही पता किया था। तो ये बात तो समझ में आ गया कि कोण के हिसाब से हम चुनते हैं। आइए, अब हम लोग अपने मेन थ्योरम पे आते हैं। जो साबित करना है, पहले मोटा मोटी उसको समझते हैं कि हम ये थ्योरम साबित कैसे करेंगे। देखो, हम बनाने के लिए 5 मिनट लगेगा मुझे ये सब साबित करने में, लेकिन तुम्हें घर पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, एकदम भेजे में बात अटक जाए एकदम, इसलिए इतना डिटेल में चल रहे हैं। 2 त्रिभुज ये समरूप हैं। क्यों समरूप हैं? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर है। ये वाला पॉइंट गिवन हो गया, ये वाला पॉइंट क्या होगा? है टू प्रूव दैट। समानुपाती का मतलब AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा AF। इसी को समानुपाती बोलेंगे। इसीलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो जब हम ये साबित कर देंगे कि ये समानुपाती है, तो नीचे क्या लिख देंगे? समरूप। समझ में आया? तो बताइए इसका गिवन कौन सा पार्ट हो गया? कोण। और टू प्रूव दैट में क्या गया? समानुपाती वाला। और समरूप वाला पार्ट क्या हो गया? वो इसके बेस पर है। चाहो तो इसको भी गिवन में डाल सकते हो। ये बात समझ में आया? ध्यान दो। अब हम क्या करने वाले हैं? 2 त्रिभुज बनाने वाले हैं। 2 त्रिभुज बना लेंगे। ये एक त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इस त्रिभुज को थोड़ा बड़ा साइज में कर लेते हैं। ये हमारे 2 त्रिभुज हो गए। अब हम लोगों को इसे नाम दे देना होगा A, B, C, D, E और F। अब यहाँ पे बताइए हम गिवन में क्या लिखेंगे? अभी फिलहाल गिवन में एक ही चीज है, 2 त्रिभुज हैं और उनके कोण क्या हैं? बराबर है। तो हम लिखेंगे ABC और DEF। 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज हैं, जिसमें बताइए कोण A किसके बराबर है? कोण D के। कोण B किसके बराबर है? कोण C कोण E के बराबर है। कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर, और कोण C बराबर कोण F है। बोलिए गिवन में यही ना था? टू प्रूव दैट।
ए बी के बट्टा में डी ई हो जाएगा, क्योंकि ए बी के जैसा डी ई कौन है? क्यों? क्योंकि सी किसके बराबर है? एफ के। तो सी के सामने ए बी हुआ और एफ के सामने कौन हुआ? डी ई। ए बी बटा डी ई के बाद हमारी इच्छा हम कोई भी भुजा लिख ले, मन है तो बी सी, नहीं तो ए सी, कोई भी लिख लो। ए सी बटा में डी एफ, एक और बच गया बी सी बटा। क्या ये बात समझ में आया? इसमें तीनों के तीनों भुजा क्या होंगे? समानुपाती होंगे। कब? जब कोण बराबर होंगे तब। ठीक है। अगर ऐसा हम साबित करने में कामयाब हो गए तो अंत में क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ। समझ में आया? तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे और क्यों करेंगे, इसका जवाब पहले समझते हैं। हमारा मकसद है कि हम कोण बराबर है तो उसके सहायता से ए बी के बट्टा में किसको ला दे? डी को ला दे। आसान नहीं है ये, ध्यान से सुनोगे तो बुझाएगा। ठीक है। और इसे समझना है तो इसके लिए थेल्स पर में पूरा बड़ियार होना चाहिए। अब ध्यान दो, हमने सीखा था थेल्स पर में उसमें एक त्रिभुज की बात नहीं होती, सॉरी दो त्रिभुज की बात नहीं होती, एक ही त्रिभुज की बात होती है। मैं थोड़ा देर के लिए इस त्रिभुज को छोड़ भी दूं, केवल इस त्रिभुज का बात करूं, तो इसमें आप जानते हैं कि अगर कोई लाइन ऐसे खींच दिया जाए और ये लाइन ऐसे खींचा जाए कि ये अपने भुजा इस भुजा के क्या हो? समांतर, और यहाँ पे हम P लिख दे और यहाँ क्या लिख दे? Q, तो उस हालात में dp आप बटा में जो मन करे वो लिख लो। dp बटा में P लिख सकते हो, आप मन करे तो छोटा के बाद बड़ा भी लिख सकते हो। हम dp बटा में क्या लिख सकते हैं? de लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। इधर dq बटा में। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकदम ध्यान से देखो, कहानी तुरंत बदलने वाली है। ये जो चीज तुमने देखा, काश ये P और Q यहाँ वाला चीज, ये चीज थोड़ा सा मैच करने वाली चीज है कि अगर ये चीज, ये वाला चीज ना, ये वाला चीज एकदम इसके बराबर होता, यहाँ समझ में आया? अगर इसके बराबर होता तो हम जहाँ P देख रहे हैं वहाँ क्या होता? जहाँ पे P देख रहे हैं वहाँ पे B होता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता? और जहाँ D है वहाँ पे क्या लिखा होता? A लिखा होता। तो सोचो यहाँ पे क्या आ जाता? और हमारे प्रूफ दैट में भी A भी है कि नहीं? कितना मज़ेदार बात। ध्यान से समझो कहानी, जिसको समझ में आएगा एकदम मज़ा आ रहा होगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, एकदम इसका नस पकड़ाने वाला है। काश ऐसा होता कि A को D के बराबर, है ना, B को P के बराबर अगर करने में हम कामयाब हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब AB को DP के बराबर अगर कर देते, AB को अगर DP के बराबर कर देते तो DP हटा के AB डाल सकते थे, और अगर यहाँ AB डाल दिए तो AB के नीचे DE चाहिए जो कि यहाँ मौजूद है कि नहीं? सोचो अगर ये साबित हो जाए AC की लंबाई DQ के बराबर, तो DQ को हटा के AC डाल सकते हैं, और इस AC के नीचे क्या मौजूद है? देख रहा है विनोद? समझ में आ रहा है? अब तुम सोचो कि एक त्रिभुज में अगर 3 कोण जोड़ के 180 होता है, मैं तुमसे 2 ऑप्शन दूं कि एक 70, अरे क्या हो गया, एक कोण 70, एक कोण 30, तो तीसरा कोण ये कैसे बता दिए? क्योंकि सर जोड़ के 180 होता है ना, तो जब 2 बता ही दिए तो तीसरा तो 80 होना ही है।
अब आप ही बताओ, जब दो गो समानुपाती हो ही जाएगा तो तीसरा भी तो हो जाएगा। तो तीसरा तो हम खुद से लिख देंगे, कह देंगे कि 2 हो गया तो तीसरा भी हो गया। तो बोलो हम लोगों का मकसद क्या है? सिर्फ 2 गो समानुपाती कर देना। अब सुनो, हम तुम्हें बोले हैं ना कि यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों है। इंपॉर्टेंट यही है, कंस्ट्रक्शन लिखने से नहीं, जरूरत क्यों है। तो जरूरत इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी तरह भी हम DE को नीचे ला दें और AB को कहाँ ला दें, ऊपर। तो हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए यानी कि अनुपात लाने के लिए थेल्स प्रमेय का कंडीशन है कि भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, सॉरी भुजाएं समांतर होनी चाहिए। ये वाला रेखा इसके क्या होना चाहिए, समांतर। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या बात लिखना होगा, हमें क्या करना होगा बताइए। PQ समांतर EF खींचना होगा, और इस तरह से खींचना होगा कि DP का लंबाई किसके बराबर हो, AB के, और AC का लंबाई किसके बराबर हो, DQ के। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना होगा, देखिए बुक वाले ने भी कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ P से Q को मिलाया है, और P से Q मिलाने के बाद अब हम इस चीज़ को यहाँ पे ये समझते हैं कि P से Q भले ही हम मिला दें, पर ये हम कैसे मान लें कि अगर PQ समांतर हो भी तो DP और DQ ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी समस्या है। आप रचना में बताओ, सोच समझ के मानना होता है। सोच समझ के मानने के पीछे कारण क्या है। जैसे हम मान लो रचना में लिख दिए कि एक बिंदु P D पर एक बिंदु P ले लिए, मान लो लिख दिए। DF पर एक बिंदु क्या ले लिए, Q ले लिए। अब ले लिए तो आप इसको मिलाओगे इस तरह से लिए कि जो लंबाई AB का है वही लंबाई किसका है, DP का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास अगर फीट होता, मेरे पास एक फीट होता तो हम माप ही लेते कि इसकी लंबाई कितनी है। ये देखो, मैं ये माप सकता था ना कि इसका लेंथ कितना है, ये वाला, इसको हाई वाला लेंथ जो देख रहे हो, इसको मैं चेक कर सकता था कि ये कितना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको माप करके हम यहाँ 6 पर कट मार सकते थे ना। अब इसका जो लेंथ है उतना ही माप करके हम इधर भी तो माप करके कट मार सकते थे। तो रचना में हम वही, रचना का मतलब क्या होता है, माप करके इसमें सेट करना। अपना से कुछ नहीं करते हैं, इसमें आपको मापना पड़ेगा कि इसका लंबाई इतना है तो इतना कट कर लेते हैं, इसका लंबाई इतना है तो इतना कट कर लेते हैं। लेकिन इसका क्या गारंटी है कि मिला देंगे तो समांतर हो जाएगा। का पता हई लंबाई बड़ हो जाए आ हई लंबाई छोट हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो हई रेखवा तो टेढ़ा हो जाएगा। तो क्या गारंटी है कि समांतर होगा। देखो प्रॉब्लम उत्पन्न होगा ना। तो रचना में आप या तो 2 ही काम कर सकते हो, या तो इसे समांतर मानो तो इसे बराबर मत मानो, या फिर इसको बराबर मानो तो इसको समांतर मत मानो। क्या तीनों एक साथ कर सकते हैं? तो उलझन यहाँ पे एक और आ गया। हम पहले ही बोले कि सवाल आसान है, बना करके लोग कितना लोग निकल जाएगा इसको कि प्रूफ अभी तक हो गया रहता है। लेकिन हम तुम्हें हर जगह ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं कि खबरदार यही रचना मत लिख देना। रचना लिखने के लिए लिखा जाता अब तक। हाँ, ये तुम जो सोचे ना यही इसका इलाज है। बहुत अच्छा सोचा। सर्वांशम किसको करोगे, इसको और इसको, तो इससे क्या फायदा होगा इसके बारे में सोचो। अच्छा सोच रहे हो, लेकिन बेनिफिट क्या होगा। देखो हमको सिर्फ क्या चाहिए, बात समझ लो, हमको सिर्फ क्या क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे अनुपात बराबर लाना है तो ये समांतर चाहिए। एक ये चीज़, पहला बात समझ में आया। दूसरा चीज़ कि मुझे DP के जगह पर AB भी रखना है।
तो ये बराबर भी चाहिए। तो सर्वांशम करने से फायदा ये होगा कि तुम AP बराबर DP लिख सकते हो, लेकिन ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में ये लिख चुके हो तुम कि DP किसके बराबर है। रचना में तुमने तो ये ले ही लिया कि DP किसके बराबर है, AP के, और रचना में तुम ये भी ले लिए कि AC किसके बराबर है, DQ के। तब प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि समांतर रहता काश तो आराम से लिख लेते, थेल्स पर में लगा लेते। तो कहाँ मामला जाके फंस रहा है, समांतर। तुम लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरा इतना डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं, हम बना दिए रहते। बुझा रहा है? तो प्रॉब्लम क्या है? चलो अब आते हैं समांतर वाले बात पर। यहाँ से तुम्हारा नॉलेज का लेवल और बेस्ट हो जाएगा अगर ध्यान से सुना तो। जब कभी तुम्हें ऐसा समस्या आए कि मुझे समांतर करना है, कोई दो गो रेखा को तुम्हें क्या करना है, समांतर, तो उसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझना। जब तुम्हें दो रेखाएं ऐसे नजर आए कि इन्हें समांतर करना हो, तो बस उनमें तिर्यक रेखा खोजना कि कोई तिर्यक रेखा तो नहीं। तिर्यक रेखा का मतलब इनको काटने वाली रेखा। इनको काटने वाली रेखा ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये सब कौन सी रेखा है? कोई एक तिर्यक रेखा खोजो, खोजो इसमें है कि नहीं। ये हमारा पूरा DE, पूरा DE कौन सी रेखा है? और तिर्यक रेखा में अगर संगत कोण बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर कहलाती हैं। ये हम 8-9 में ही पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो कि तिर्यक रेखा अगर मिल जाए तो संगत कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। यानी हमें समांतर अगर बोलना है तो सिर्फ इतना साबित करना होगा कि कोण P किसके बराबर है, कोण E के। अब यहाँ पे हम एक स्टेप आगे बढ़ गए कि अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, समांतर तो हो ही जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि P को किसके बराबर साबित करना, E के। एक एक लाइन को पकड़ते जाओ। तो अब तुम बोले हो ना कि सर इसको सर्वांशम कर दें, बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। देखो क्या बेनिफिट होगा। पहला चीज कि तुम सर्वांशम करोगे तो सर्वांशम का मतलब क्या होता है बताओ, सभी प्रकार से बराबर, हर तरह से बराबर। मतलब A मान D के बराबर हो जाएगा, कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण P के बराबर, और कोण C कोण Q के बराबर। और तुम पहले ही से देख रहे हो कि B किसके बराबर है, और तुम B बराबर क्या साबित कर दिए। तू सोच कि B E के बराबर पहले ही से गिवन है कि नहीं। B E के बराबर पहले ही से है गिवन में, हम सर्वांशम करके साबित कर देंगे कि B किसके बराबर है, P के। तब बोल तीनों कोण बराबर हो गया कि नहीं। हमको तो मतलब था खाली किस चीज से, P से। जब ये बराबर हो गया तो समांतर हुआ कि नहीं। जब समांतर हो गया तो थेल्स पर में लगा लेंगे कि नहीं। थेल्स पर में लगा लेंगे तो रचना से DP को हटा के वहाँ का लोड कर देंगे, AB हो गया। कहानी समझ में आया। अब एक बार फिर से चलेगा तो पूरा भेजा में अटक जाएगा। चलो अब बताओ रचना क्या करना है। रचना में सिर्फ दो काम, AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ, और उसके बाद इनको क्या करेंगे, सर्वांशम, जिससे फायदा होगा कि P किसके बराबर होगा, A के बराबर। सर्वांशम क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आया। तो रचना में हम क्या लिखने वाले हैं भाई, हमने क्या किया, DE पर बिंदु P ले लिया और DF पर बिंदु क्या ले लिया, Q। किस तरह से लिया, इस तरह से लिया कि AB किसके बराबर है, DP के। तो लिखने का तरीका देखो क्या है तरीका, लिखेंगे कि DE पर, नजर आ रहा है D, कौन सा बिंदु, बिंदु P, और फिर देखिए DF पर बिंदु Q। इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि, हाँ बोलो बाबू क्या होगा, DP बराबर AB। कितना बचा कहेगा कि सर AB बराबर DP नहीं होगा। टेंशन नहीं ना है भाई, कोई भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, ज़्यादा रटने के बाद दिमाग लगाओ इसमें। और
डी क्यू बराबर ए सी है। क्या इतना बात लिखने नहीं आएगा? हो जाएगा कि नहीं? एकदम समझ में आ रहा है ना? चलो भाई, मतलब बहुत बोरिंग लगने वाला चीज़ में तुमको अगर समझ में आ रहा है तो इससे खुशी के बाद क्या हो सकता है? बहुत अच्छा। देखो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, खाली समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा एकदम कपार में वो दर्द उठेगा ना कि उसे गैसों से ना उठता होगा। समझ में आएगा गैस से दर्द होगा, उससे ज़्यादा दर्द हो जाइए इसे। समझ में आएगा तो और मजा आएगा कि वाह अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। समझ में? अब बोलो क्या करना है। अब आते हैं प्रूफ में। सबसे पहला मकसद त्रिभुज को सर्वांग करना। तो कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज, अच्छा एक लाइन ये भी, पी से क्यू को क्या किया? पी से क्यू को अभी अपना से खींचे हैं तो यहाँ डॉट डॉट रहेगा, डॉट डॉट रहेगा। चलिए पी से क्यू को मिलाया। आइए मिला दिए हैं। अब बोलिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू, डीपीक्यू, डीपीक्यू। देखो ये सब चीज़ एकदम बड़े आराम से मज़े से पढ़ने वाला चीज़ है। फास्ट फास्ट चलोगे नहीं बुझाएगा। अब बताओ सर्वांशम करने के लिए तुम्हें क्या क्या सोचना है? तब कुछ नहीं सोचना। सर्वांशम में 4 गो नियम होता है। चारों नियम एक बार फिर से रिवीजन कर लो। चारों नियम ए एस ए, फिर एक और उल्टा एस ए एस, सास, एगो ट्रिपल एस, एगो आर एच एस। 4 गो नियम याद रखे के बाद। 2 गो कोण एगो भुजा, 2 गो भुजा एगो कोण, तीनों भुजा 90 डिग्री, भुजा भुजा, भुजा माने कर्ण, एगो भुजा। यही आर के मतलब 90 डिग्री। जब ना त्रिभुज में 90 का तो बात है ना, है नियम लगबे ना करी है। 2 गोरे में से हुई हम सब 2 गोरा में से तो 2 गोरी ऐसे कहने न कि सास लिखल बा, सास ननद ई सब ना। अरे वाह देखो, हाँ तो एस ए एस ठीक से देखो। ए बी भुजा है, ए बी किसके बराबर? कैसे? देखिए डीपी बराबर ए बी रचना से, ए सी बराबर रचना से, आ कोण ए बराबर कोण डी गिवन। हाई देखो लौका, जब तुम लौका था तो हमको हरा था, समझा? कोण ए बराबर कोण डी। तो ई बताओ सब कुछ तो दे ये दिया है, बस इसी को लिख देना है। क्या लिखना है बोलो? ए बी बराबर, ए बी बराबर, ए बी बराबर डीपी हो जाएगा। समझ में आया? डीपी व्हाट्सएप वाला नहीं ना समझ रहा है। कोण ए बराबर, देखो कोण ए लाइन से चले जाओ, साइड एंगल साइड ऐसे, तो कोण ए बराबर कोण डी, एसी बराबर, एसी बराबर डी क्यू। चलो सब का कारण लिखो। यहाँ बताओ कारण क्या होगा? रचना से, हाई गिव है, हाई रचना। बोलो बुझा गया? इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांशम त्रिभुज डीपीक्यू कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। बोलो समझ में आया? सर्वांशम हो जाने के बाद हर चीज बराबर। तो हमें तो सिर्फ P और B से मतलब था, तो इसलिए कोण B बराबर, कोण B बराबर कोण P। कैसे? तो यहाँ लिखते हैं CPCT। याद है एक जमाने में मैंने पढ़ाया था CPCT आए। अच्छा अब कोण B कोण P के बराबर तो है ही, लेकिन गिवन कहता है कि कोण B, तो यहाँ लिख देते हैं लेकिन कोण B बराबर कोण E। ये कहाँ से आया? गिवन। अब बताइए
इसको अगर 1 मान लें और इसको 2, तो 1 और 2 से बोलिए क्या होगा? हाई कोण P किसके बराबर? कोण P बराबर कोण E, जो कौन सा कोण है? जो संगत कोण है। बोलिए संगत कोण है कि नहीं है? तिर्यक रेखा होने की वजह से संगत कोण है, और संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो पी क्यू समांतर EF लिख सकते हैं। इसलिए पी क्यू, इधर नहीं उधर लिख देते हैं, इसलिए पी क्यू समांतर EF। चलो भाई, समांतर साबित करने में कामयाब हो गए। अब समांतर से फायदा क्या उठेगा? थेल्स पर में लगा लेंगे। बहुत बढ़िया। तो थेल्स पर में क्या कहता है? डीपी बटा डीई। पूरा सोजह क्यों लेंगे, समझ रहे हो? तो डीपी बटा डीई, इसलिए डीपी बटा डीई बराबर, बोलिए डी क्यू बटा में डी एफ, डी क्यू बटा में डी एफ, डी क्यू बटा में डी एफ। बोलो ये कैसे हुआ? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। हो गया। अब बोलो बहादुर क्या करना चाहिए? आए? हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ए बी किसके बराबर है। कैसे? रचना, रचना देखो पहले ही माना गया है। और AC किसके बराबर है? तो ये कारण हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दें ताकि बदल दे सबको। यहाँ ब्रैकेट में चूंकि DP किसके बराबर है? AB के। और DQ किसके बराबर है? AC के। ये दोनों बात कहाँ से आया? रचना से। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए ताकि एग्जामिनर देख के खुश हो जाए कि बच्चे ने क्या खूबसूरत बात लिखी है। एकदम क्लियर हो गया। और DP के जगह पर क्या लिख देंगे? AB और बटा में DE बराबर AC बटा में DF। अब एक लाइन और क्या लिखेंगे कि जब दो है तो तीसरा भी है, तो लिख देंगे दो भुजाएं समानुपाती हैं, बराबर ना लाल? समानुपाती हैं तो तीसरा भी समानुपाती होगा। इसलिए AB बटा DE बराबर AC बटा DA बराबर BC बटा EF, तो BC बटा EF हो गया। अब बताइए, ऐसा होने के बाद सवाल कह रहा था कि अगर भुजाएं समानुपाती होती हैं तो इसीलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। कैसे है? कुछ नहीं, बस ज्यादा दिमाग ना, समझ में आ गया? चलिए।